नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। बात होगी राज्यवार खबरों की और खेल की दुनिया की बड़ी हलचल की भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा। बीआरओ के स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री का संबोधन। कहा, सीमाओं की रक्षा करने वालों को सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रति माह खोले गए 26 लाख नए डीमैट खाते। मुंबई में एनएसडीएल के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री का बयान। कहा, जोखिम उठाने को तैयार युवा निवेशक। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपराष्ट्रपति का पर्यावरण से जुड़े कानूनों को सख्ती से लागू करने पर जोर। मोहाली में पर्यावरण से जुड़े सम्मेलन में उपराष्ट्रपति का संबोधन। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील। आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट पर चक्रवाती तूफान का टला खतरा। तट के समानांतर आगे बढ़ने की संभावना। मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में नहीं जाने की दी सलाह। श्रीलंका में आपातकाल लगाकर निशाने पर आए राष्ट्रपति राजपक्षे। सरकार विरोध प्रदर्शन जारी रहने के बाद उठाया कदम। विपक्षी दलों समेत दुनिया भर के देशों ने जताई चिंता। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। एलआईसी के आईपीओ यानी शेयरों की खरीदारी आज और कल यानी रविवार को भी की जा सकेगी। आरबीआई ने सभी बैंकों को रविवार को भी एलआईसी के आईपीओ के लिए अपनी शाखाएं खुले रखने के निर्देश दिए हैं। आईपीओ में सोमवार 9 मई तक निवेश किया जा सकेगा। 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर अपनी पूरी क्षमता हासिल कर लेगा। नए न्यायाधीशों के अगले हफ्ते की शुरुआत में शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से G20 की भारत की अध्यक्षता के बारे में लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने इस प्रतियोगिता के जरिए लोगो डिजाइन आमंत्रित किए हैं। भागीदारों के लिए यह प्रतियोगिता आज से अगले महीने की 7 तारीख तक खुली रहेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे प्रत्येक शहर के केंद्र से 150 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक वाहन स्क्रैपिंग केंद्र विकसित करना चाहते हैं। इसके माध्यम से पुराने और बेकार वाहनों को हटाकर नए और कम प्रदूषण करने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से लाया जा सकेगा। एनजीटी ने पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करने और तय सीमा से अधिक खनन करने के मामले में तेलंगाना स्थित सिंगरेनी कॉलजीन कंपनी लिमिटेड पर 41 करोड़ 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एससीसीएल सार्वजनिक उपक्रम है। देश में एक दिन में कोविड के 3,805 नए मामले सामने आए हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.05% है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 98.74% है। संक्रमण की दैनिक दर 0.878% है और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.79% दर्ज की गई है। देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 190 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। अभी तक 12 से 14 साल की आयु वर्ग में 3 करोड़ से अधिक बच्चों को कोविड-19 रोधी टीकों की पहली खुराक दी जा चुकी है। साथ ही 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में 9,95,265 लोगों को एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दूसरी बार कार्यभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति के रूप में मैक्रोन 24 अप्रैल को 5 साल के लिए फिर से चुने गए थे। मैक्रोन का दूसरा कार्यकाल औपचारिक रूप से 14 मई से शुरू होगा। क्यूबा की राजधानी हवाना में आलीशान होटल में प्राकृतिक गैस के रिसाव के कारण हुए शक्तिशाली विस्फोट में एक बच्चे समेत 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट से प्रभावित होटल के पास ही इमारतों में रह रहे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 5.2 तीव्रता के भूकंप से खुजदार जिले में कम से कम 80 मकान तबाह हो गए हैं। 200 से अधिक परिवार बेघर हो गए हैं। भूकंप का केंद्र और नाजी के पास था। इलाके में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है।
और अब खबरें विस्तार से। भारत की सीमाओं की रक्षा करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीमा सड़क संगठन के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना सरकार की व्यापक रक्षा रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराना है जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जो इस देश की सीमा के पहरेदार हैं। रक्षा मंत्री ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बीआरओ की भी सराहना की। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का उदाहरण देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ये अब देश के समग्र विकास के लिए नया प्रवेश द्वार बन चुका है। 1960 में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट से बढ़कर यह अब 18 प्रोजेक्ट तक पहुंच गया है। मुझे बताया गया है कि बीआरओ द्वारा 60,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों और 850 प्रमुख ब्रिजेज और 19 हवाई पट्टियों और 4 सुरंगों का निर्माण किया जा चुका है। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। किसी इंस्टीट्यूशन की यात्रा में इसे मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में वित्त वर्ष 2021-22 में 26 लाख नए डीमैट खाते प्रति माह खोले गए। 2020-21 में इनकी संख्या 14 लाख प्रति माह और 2019-20 में 7 लाख प्रति माह थी। उन्होंने कहा कि इससे युवा निवेशकों में जोखिम उठाने और इसके लिए तैयार रहने का पता चलता है। मुंबई में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का भविष्य उज्जवल है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी और एनएसडीएल के कार्यों पर रोशनी डालते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय खुदरा निवेशकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वित्त मंत्री ने निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए मार्केट का एकलव्य कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। 26 lakh new DMAT accounts per month in 21-22. And if that is the kind of growth we are seeing in the new DMAT accounts, I'm not giving you cumulative figures, new DMAT accounts, you can see that there is an appetite for taking risk, but people would like to definitely be more informed about what actually happens, can they be better performing, what are the kind of risks they have to face. There is a lot of word of mouth happening. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को छात्रों की पहुंच, सहभागिता, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्यों के साथ लागू किया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक में ये तमाम बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों को अत्यधिक तकनीक के जोखिम से बचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने की हाइब्रिड प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संचालन समिति के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। अब अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्टर्ड लगभग 400 उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री एग्जिट आज वास्तविकता बन गया है। यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी गई है। ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फुल फ्लेज ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने की अनुमति देने और ऑनलाइन कंटेंट की परमिसेबल लिमिट को बढ़ाकर 40% किया गया है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए बहुभाषीयता को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि साइंस लैब वाले सेकेंडरी स्कूल को मिट्टी परीक्षण के अपने क्षेत्र के किसानों के साथ जुड़ना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि टेली कंसल्टेशन हमारी स्वास्थ्य प्रणालियों का भविष्य है और हमें इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की दिशा में काम करना है। ये अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक आदर्श मंच है। 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का गुजरात के केवड़िया में आज समापन हो गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत नेशन डिजिटल हेल्थ मिशन देश को स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने युद्ध स्तर पर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी बनाने की दिशा में काम करने पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से सरकारी अस्पतालों में सेवाओं के बारे में, रोगियों और लाभार्थियों की प्रतिक्रिया के लिए
मेरा अस्पताल पोर्टल के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी से जल्द ही शुरू होने वाली टीबी रोगी या ग्राम गोद लेने की योजना में शामिल होने की भी अपील की। लोग भागीदारी में इस तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि हो, हमारे इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट हो, हमारे ऑफिसर्स हो या तो कोई व्यक्ति हो, अपना गांव, अपना विधानसभा क्षेत्र, अपना ब्लॉक, अपना डिस्ट्रिक्ट वो गोद ले ले, अडॉप्ट करे और सब लोग उसमें एक जॉइंट एफर्ट लगाए, जिसके माध्यम से देश को 2025 के अंत के पहले हम टीबी मुक्त कर पाए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया है। मोहाली में उपराष्ट्रपति ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सीमित करने के लिए सक्षम नीतियों के साथ साथ लोगों से सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने पर्यावरण कानूनों को ईमानदारी से लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और स्थानीय नागरिक निकायों को और सशक्त बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जलवायु कार्यवाही में भारत दुनिया में अग्रणी रहा है। उन्होंने पर्यावरण कानून के लिए स्पेशल बेंच बनाने, पर्यावरण न्याय को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत बताई। So the society must be made to understand the importance of this water management, soil conservation, forestry, and also the other common purposes. They had to be effectively, collectively implemented. The grassroots level bodies at the local level, they should make the people to participate in the decision making and also in implementation. हिंदी समाचारों के बुलेटिन आज की खबर को आप टेलीविजन के अलावा सनसेट टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। ये बुलेटिन सनसेट टीवी के यूट्यूब और फेसबुक पर भी उपलब्ध है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सनसेट टीवी कू, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। आप सनसेट टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार और साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। Navy is the only organization which has got a ship design directorate. Both IIT Kharagpur and IIT Delhi built up a cadre of naval architects. Several dockyards and shipyards under the Navy and other defense production ministry are pretty professional. I mean, they are given a job, they do the job. We have today a very large shipbuilding initiative which should be the envy of almost all developing countries. Watch our special presentations in The Defenders only on Sunset TV. वाइब्रेंट भारत में इस बार सुनेंगे अनोखे अंदाज में कथा सियाराम की। देखेंगे यंग थिएटर आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी के रंग। जानेंगे एक लोक कला के बारे में जिसका है दुनिया में एक अलग ही मुकाम। साहित्य, कला और संस्कृति की और भी खास बातें। वाइब्रेंट भारत रविवार रात 9:30 बजे सनसेट टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगों के लॉन्च समारोह में शामिल हुए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बार इसमें हरियाणा में 5 पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में योग सत्र में भाग लिया। इस योगाभ्यास में कई सांसदों और अधिकारियों ने शिरकत की। भूपेंद्र यादव ने लोगों से स्वस्थ तन और मन के लिए योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की भी अपील की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और अन्य मंत्रियों के साथ बेंगलुरु में पशु एम्बुलेंस और अस्पताल का शुभारंभ किया। राज्य के पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से ऐसे 275 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों की शुरुआत की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी पार्टी संस्कृति की रक्षक है और जहां संस्कृत होगी वहां उनकी विचारधारा होगी। इस मौके पर उन्होंने संस्कृत को आगे बढ़ाने की अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना दौरे के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने केसीआर पर तेलंगाना को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार नेताओं को ग्राउंड फीडबैक के बाद ही टिकट मिलेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर चेन्नई में महानगर परिवहन निगम की बस में यात्रा की और सफर कर रही महिला यात्रियों से मुफ्त यात्रा सुविधा के बारे में बातचीत की। भारत में इंडोनेशिया की राजदूत इना हांगनिस्ट कृष्णमूर्ति ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ओडिशा और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की। कृष्णमूर्ति ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को एक ज्ञापन भी सौंपा। नागालैंड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के अध्यक्ष टी.आर. ज्वेलियांग ने कहा कि एनपीएफ के 21 विधायकों को नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी में विलय का एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी बनाने के उद्देश्य से सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है और संविधान की 10वीं अनुसूची इस तरह के विलय की अनुमति देती है। 29 अप्रैल को एनपीएफ के 25 में से 21 विधायक एनडीपीपी में शामिल हो गए थे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम को बेहतर इलाज के लिए विमान से दिल्ली स्थित एम्स लाया गया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानपावी मस्जिद में सर्वे पर विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की याचिका को खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था कि कमिश्नर निष्पक्षता से जांच नहीं कर रहे। मामले में अगली सुनवाई 9 जून को होगी। विवाद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के सामने भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि असम में विदेशी न्यायाधिकरण अगर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित करता है तो न्यायाधिकरण में उसके खिलाफ दूसरी बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और न ही उसे विदेशी घोषित किया जा सकता है। उत्तराखंड में कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बद्रीनाथ धाम की सजावट का काम जारी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी 12 क्विंटल फूलों के धाम को सजाया जा रहा है। कल सुबह 6:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। श्रीनगर के अलीजान रोड स्थित एवा ब्रिज पर आतंकियों ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की। पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद आतंकियों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। आज एक टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और जांच का आश्वासन दिया था। और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान ओडिशा या आंध्र प्रदेश में दस्तक नहीं देगा, लेकिन तट के समानांतर आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि तूफान उत्तर पूर्व की ओर से मुड़ेगा और उत्तर आंध्र ओडिशा तट के पास से उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि ये अब उत्तर पश्चिम दिशा में तट की ओर बढ़ रहा है और ये 10 मई की शाम तक उस दिशा में आगे बढ़ना जारी रखेगा और उसके बाद समुद्र में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और फिर तट के समानांतर आगे बढ़ेगा। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में हवा की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाएगी। मछुआरों को 9, 10 और 11 मई को गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन हालात पर पूरी नजर बनाए हुए है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे पर एक बार फिर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। उनके छोटे भाई और राष्ट्रपति गोटबाया के आपातकाल लागू किए जाने से पहले हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में राजपक्षे पर फिर से इस्तीफा देने का दबाव डाला गया। सियासी संकट में घिरे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को विपक्षी दलों के साथ साथ विदेशी राजदूतों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। देश में आर्थिक मंदी से निपटने में सरकार की अक्षमता को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसे जनता को अभूतपूर्व कठिनाई हुई है। राष्ट्रपति ने बीती रात से आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है, जो कि 1 महीने में दूसरी बार है। पूरे श्रीलंका में 9 अप्रैल से हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और ईंधन, दवाओं और बिजली की आपूर्ति में भारी कमी आई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, अगर श्रीलंका की स्थिति की बात करूं तो श्रीलंका की स्थिति हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से इमरजेंसी की घोषणा हुई है और ये दूसरी बार है। लोग सड़कों पर हैं और इसके बावजूद भी बार बार इस्तीफे का जो दबाव है वो सामने आ रहा है। ऐसे में यूएस समेत तमाम कई ऐसे देश हैं जिन्होंने चिंता व्यक्त की है श्रीलंका की जो अभी की स्थिति है उसे देखते हुए। क्या लगता है बार बार ये जो इमरजेंसी घोषित की जा रही है, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है और भविष्य कैसे देखते हैं आप श्रीलंका का? देखिए, श्रीलंका को जिस तरीके से हम भारत से बैठकर देख रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा पड़ोसी है और सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत ने अपनी तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है जिससे कि श्रीलंका की अंदरूनी स्थिति में कोई फर्क आए। क्योंकि देखिए, भारत की हमेशा ये नीति रही कि अंदरूनी मामलों में भारत दखल नहीं देता है। और जहाँ तक भारत के बहुत सारे तमिल लोग वहाँ श्रीलंका में हैं, भारतीय मूल के, तो उन सारे लोगों की संवेदनाओं को देखते हुए भारत जो है श्रीलंका की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ संपर्क में है। लेकिन ऐसा कोई बयान आना भारत की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान आएगा। भारत की तरफ से सहायता जरूर दी जा रही है और भारत की तरफ से यह भी बहुत पहले सुझाव दिया गया था कि IMF के साथ अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो फायदा होगा, जिसको कि अब श्रीलंका की सरकार मान रही है कि उनसे भूल हुई कि उन्होंने सबसे पहले IMF का कांटेक्ट नहीं किया गया। तो अभी जो स्थिति बन रही है कि निश्चित तौर पे महिंद्रा राजपक्षे पर बहुत ही घोर दबाव है और ये संभावना व्यक्त की जाती है, मुझे जो कोलंबस से सूत्र बता रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि सोमवार को या तो कुछ कैबिनेट के मंत्री इस्तीफा दे या पूरा कैबिनेट इस्तीफा दे या महिंद्रा राजपक्षे खुद भी इस्तीफा दे। क्योंकि निश्चित तौर पे एक स्टेलमेट, देखिए जिस तरह की विकट स्थिति है वहां आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है और न ही वहां सरकार पूरी तरह बदल जाएगी तब कोई चमत्कार हो जाएगा और न ही कोई विपक्षी दल सरकार में आने के लिए अभी राजी है। और चुनाव अगर आएगा तो चुनाव और भी ज़्यादा महंगा साबित होगा इस पूरी स्थिति में। इसलिए महिंद्रा राजपक्षे के त्यागपत्र की संभावना व्यक्त की जा रही है और कैबिनेट के भी त्यागपत्र की संभावना व्यक्त की जा रही है। उसके बाद गोटा राजपक्षे जो है जो प्रेसिडेंट है वह हो सकता है नया मंत्रिमंडल बनाए और उसके बाद विपक्षी दलों और फिर प्रोटेस्टर्स से बात करके समस्या को शांतिपूर्ण स्थिति में ले जाना और फिर देश का पुनर्निर्माण कर रही है। अहम काम है जिसमें कि प्रोटेस्टर्स की तरफ से शांति और विपक्षी दलों के साथ संवाद करने की स्थिति समझी जा रही है अगले सप्ताह। बिल्कुल, शांति बहाली की कामना हम सब भी कर रहे हैं। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी हमले से निपटने के लिए यूक्रेन को गोले और राडार प्रणाली के लिए $15 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य मदद भेजने को मंजूरी दे दी है। जो बाइडेन ने कहा है कि नवीनतम खर्च का मतलब है कि उनका प्रशासन वह राशि लगभग दे चुका है जो अमेरिकी कांग्रेस ने मार्च में यूक्रेन की मदद के लिए अधिकृत की थी। उन्होंने सांसदों से $33 अरब से अधिक की सहायता राशि को जल्द मंजूरी देने का आह्वान किया है, जो सितंबर के अंत तक चलेगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों और भागीदारों का समर्थन कीव में लड़ाई जीतने
और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मंसूबों पर पानी फेरने में यूक्रेन की मदद करने के लिहाज से अहम है। इस बीच यूक्रेन के मारियुपोल में इस्पात संयंत्र में फंसे हुए लोगों को निकालने का अभियान भी लगातार जारी है और बचावकर्मी संयंत्र के नीचे सुरंगों के जरिए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले मारियुपोल शहर पर रूस को संपूर्ण रूप से नियंत्रण करने से रोकने के लिए यूक्रेनी सैनिक और लड़ाके अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही के दिनों में मारियुपोल के इस्पात संयंत्र और शहर के अन्य हिस्सों से लगभग 500 अन्य नागरिकों को निकाला गया है। वहीं भारत ने कहा है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीति और बातचीत का रास्ता ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प होना चाहिए और खून बहाकर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। भारत ने यूक्रेन में दिन प्रतिदिन बिगड़ते हालात को लेकर एक बार फिर अपनी गहरी चिंता जताते हुए कूटनीति और बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालने के अपने रुख को दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि भारत यूक्रेन में दिन प्रतिदिन बिगड़ते हुए हालात को लेकर बेहद गंभीर रूप से चिंतित है। We continue to remain deeply concerned at the worsening situation in Ukraine and reiterate call for immediate cessation of violence and end to hostility. We believe that there will be no winning side in this conflict, and while everyone impacted by it will continue to suffer, diplomacy will be a lasting casualty. अपनी बात रख रहे थे यूएन में भारत के स्थायी मिशन में नियुक्त काउंसलर। बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास बंगाल सफारी पार्क में मां के साथ खेलते हुए बाघ शावकों की तस्वीरों के साथ। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।